वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी साहित्य पेपर 2 के बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित न्यू मॉडल पेपर के लगभग टॉप 119 क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 119 प्रश्नों पर आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा होनी है और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लगभग मेरे प्यारे दोस्तों यहीं से 119 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बनेंगे। लगभग 200 शब्द मतलब कि या फिर 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, चाहे लिखित वाले आप हों और चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हों, दोनों के लोगों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जितनी संख्या में आप जुड़ेंगे उसी तरीके से मैं अच्छे तरीके से आपको और अच्छे तरीके से उन एनर्जी के साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिए पहले से ही। और वीडियो में एक प्रकार से सारे मुद्दे को समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहें ताकि सारी बातें आप तक आप तक पहुँच सके मेरी। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है यहाँ से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत अच्छा लगेगा हमको अगर इसी प्रकार से आप जुड़े रहेंगे अंत तक। तो ओके, ध्यान रखेंगे। तो अब आ गए हैं तो आसानी से 10 बजे तक आसानी से रुकने का प्रयास करें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम सभी को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आपको एकदम से विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। ऑब्जेक्टिव होंगे, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, एमसीक्यूज। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव और चाहे अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय पूछा जाएगा। तो आप अगर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक, एक एक मुद्दे को आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से और लगभग 119 प्रश्नों की कतार है इसी प्रकार से, तो बड़े ही ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करा जाए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बार बार ये बता रहा हूँ, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, तभी मज़ा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे। चलिए, और इससे पहले आपको पता होगा सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी की वीडियोज़ अवेलेबल है। पेपर 2 के से संबंधित आपकी वीडियो जल्दी से आपके सामने आती रहेंगी, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फटाफट से, बिना समय गंवाए मैं आपके सामने हाजिर हूँ मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने लोग जुड़ रहे हैं हमसे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका जो है प्रश्न एक आ चुका है आपके सामने भैया। और प्रश्न 1 का उत्तर आप किस प्रकार से लिखते हैं, देखें। प्रश्न 1 लिखा है कि हिंदी साहित्य इतिहास में, क्या हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास में या हिंदी साहित्य के जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करा जाए तो उसके किस कालखंड में गद्य विधा का विकास हुआ, गद्य विधा का विकास हुआ। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हिंदी साहित्य जब भी आप पढ़ते हैं तो साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, और जिस प्रकार से समाज में कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं ठीक उसी प्रकार से समाज में जो घटनाएं घटित होती रहती हैं उन्हीं पर साहित्य लिखा जाने लगता है, यह बात आपको पता है। तो ठीक उसी प्रकार से 1850 तक आते आते रचनाएँ भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर उनसे पहले प्रताप नारायण मिश्रा जी या इसी प्रकार से तमाम सारे ऐसे जो है प्रभाकर जी, ये सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने जो है नाटक वगैरह लिखना प्रारंभ किया, और यहीं से आधुनिकता आई और आधुनिक युग की शुरुआत ही। एक प्रकार से आधुनिक युग को गद्यकाल किस नहीं कहा जाता है, तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि गद्यकाल किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव बोलो, तो आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो छायावाद को भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, फिर स्वर्णकाल कहा जाता है। आपसे एग्जाम से पूछे कि जो है आधुनिक काल का कौन सा खंड है जिसको हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो छायावाद को हम स्वर्ण युग के नाम से या स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। जबकि हिंदी का भक्ति काल है, लेकिन अगर आधुनिक काल में पूछे तो क्या है, छायावाद है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यहीं से आपके आज की गद्य विधाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके पेपर का नाम है हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं, हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं। आपको सभी को पता होगा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यासकार करमभूमि प्रेमचंद का जो है, उसके बाद में जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र, ये इन दोनों में से एक आध से प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है। निर्धारित कहानीकार में आपके प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, भीषम साहिनी, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत कमलेश्वर इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार से आपके जो है नवीन गद्य विधाओं में जैसे रेखा चित्र के ले लिया जाए तो बाल गोविंद भगत, राम वृषभेरीपुरी, संस्मरण में आलोपी महादेवी वर्मा के द्वारा रचित, आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरबंस राय बच्चन, यात्रा वृत्त, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा,
डायरी और इसी प्रकार से जीवनी, साक्षात्कार, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित होंगे। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा, आप अपने पाठ्यक्रम को सही से पढ़िएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम से ही आपके प्रश्न लगभग 5 से 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वालों आपसे वहीं से बनेगा पाठ्यक्रम से, कि निम्न में से कौन सी रचना निम्न में से कौन सी रचना जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, या जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इस प्रकार से पूछेगा। तो ऐसे आप बता दीजिएगा उसको। तो आप पहले मतलब देख लीजिए, या आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं आपसे पूछ लिया कि आवारा मसीहा जो दिशाहारा है वह किस विधा की रचना है, तो आप क्या बताएंगे किस विधा की रचना है? तो आप बताइएगा जीवनी विधा की रचना किसकी? शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ध्यान रखेंगे आपके पाठ्यक्रम में क्या संकलित है, आवारा मसीहा का कौन सा खंड संकलित है? तो दिशाहारा खंड संकलित है। ओके, चलिए, तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी में 2 कालखंड देखेंगे। सबसे पहले 1850 तक आप क्या देखेंगे, केवल काव्य में रचनाएं लिखी जा रही थी, लेकिन यहाँ से क्या होता है, समाज में एक प्रकार से 1857 की क्रांति होती है। उस समय से लोगों को काव्य की भावनाओं से मतलब जागृत नहीं किया जा पा रहा था, मतलब कि जो काव्य में रचनाएं होती थी उनके अर्थ लोग सही तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे में लोगों ने यानी जनमानस तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए कवियों ने क्या करना प्रारंभ किया, कवियों ने मेरे प्यारे दोस्तों गद्य में लिखना प्रारंभ किया, अर्थात सटीक भाषा और सरल भाषा में सहजता के साथ कि लोगों तक संप्रेषणता पहुंचते और मेरी बातें लोगों तक पहुंचे, अर्थात कवियों की बातें लेखकों मतलब कवियों लेखकों इन सभी की बातें जो हैं, वैसे लेखक ही इनको कहा जाएगा। कवि मतलब जो कविता करता है उसको कवि कहते हैं, लेखक वगैरह जो रचना लिखते हों या रचनाकार उनको लेखक कहा जाता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों तो लेखक लोग क्या सोचने लगे कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो कि एक प्रकार से सहज हो और जनमानस के लिए प्रिय हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर रचनाएं लिखी जाने लगी और उसको लोग पसंद भी करने लगे। तो इस प्रकार से हुआ क्या, तमाम सारे आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं होने लगी। इसी समय आपकी खड़ी बोली का विकास हुआ। जो ब्रज भाषा काव्य की भाषा थी उस भाषा का धीरे धीरे लोप होता रहा और इधर खड़ी बोली का विकास होता रहा और परिणाम स्वरूप गद्य विधा का विकास हुआ। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है कि साहित्य इतिहास के किस कालखंड में गद्य विधा का विकास हुआ? तो भैया आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल हमने आपको बता ही दिया था। आधुनिक काल क्या होता है, कहीं कहीं विद्वानों में मिलेगा आपको 1843 से। आपसे एग्जाम से पूछे आधुनिक काल की शुरुआत कब होती है, तो 1843 से कहीं पर मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 1850 ईस्वी से, चूँकि 1850 ईस्वी में भारतेंदु का जन्म हुआ था। और आधुनिक काल का पहला काल कौन सा है आपका? भारतेंदु काल या भारतेंदु युग है। ठीक, क्या है? भारतेंदु युग। चूँकि भारतेंदु युग का जन्म आपका कब हुआ था? 1850 में। और कुछ विद्वान मानते हैं 1857 से आधुनिक युग की शुरुआत 1857 से। क्यों मानते हैं? चूँकि 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। किसकी क्रांति हुई थी? तो आप देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसी में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर इसी आधुनिक काल में गद्य विधा का विकास होता है। भारतेंदु के नाटक वगैरह लिखे जाने लगते हैं, नाटक इसी में लिखा जाने प्रारंभ होता है और इस प्रकार से उपन्यास, नाटक, तमाम सारी चीज़ें लिखी जाने लगती हैं और इस प्रकार से हिंदी में गद्य विधा की विकास प्रारंभ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वालों में प्रश्न पूछेगा गद्य विधा का विकास किस काल में हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ। आपको ऑप्शन में देगा आधुनिक काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, इस प्रकार से। तो किस में हुआ? आधुनिक काल में। अगला प्रश्न दूसरा नंबर देखें, हिंदी उपन्यास का विकास किस काल में हुआ? तो हिंदी उपन्यास का विकास भी किस काल में हुआ? क्योंकि उपन्यास जो है मेरे प्यारे दोस्तों यह भी एक गद्य विधा है और जब गद्य विधा का विकास जो हुआ है आपका हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में हुआ है, तो उपन्यास का भी विकास कहाँ पर होगा? आधुनिक काल में ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, उपन्यास कला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि उपन्यास कला के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए में देगा कथानक, ऑप्शन बी में देगा कथोपकथन, ऑप्शन सी में देगा पात्र योजना, ऑप्शन डी में देगा ये सभी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ये सभी। ध्यान रखेंगे यही चार जो उपन्यास कला के प्रमुख तत्व होते हैं वही कहानी के भी तत्व होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो उपन्यास के तत्व होते हैं वही कहानी के भी तत्व होते हैं। जैसे उपन्यास के तत्व कौन से? कथानक। कथानक मतलब क्या होता है? स्टोरी। जैसे एक मूवी आप देखते होंगे तो मूवी में कथानक का मतलब क्या होता है? कि स्टोरी, अर्थात स्क्रिप्ट जिसको आप कहते हैं। तो स्क्रिप्ट एक प्रकार से लिखी होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट मूवी की लिख गई है, तो उसी को कथानक कहता है। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास जो होता है एक बड़ा विस्तृत कथा का रूप होता है, मतलब कि कहानी का बड़ा रूप किसे कहते हैं? तो कहानी किसी जीवन के एक पहलू की होती है, लेकिन कथा जो आपका उपन्यास होता है जीवन के समस्त पहलुओं की, समस्त घटनाओं को एकत्र करके किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो उपन्यास जो होता है उसमें सबसे पहली चीज़ कथानक, अर्थात उपन्यास जो है की कहानी क्या है, तो उसी को कहानी को कथानक कहता है। और कुमार विश्वास जी ने क्या कहा है? बिन कथानक कहानी का
क्या फ़ायदा। उन्होंने अपने गाने में एक बार कहा था, आपने सुना होगा शायद, तो बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, मतलब कि जब जिस कहानी में कथानक ना हो उस कहानी का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी प्रकार से जिस उपन्यास में आपका कथानक नहीं है उसका कोई मतलब उपन्यास का नहीं होता। तो कथानक जरूर होना चाहिए। कथोपकथन क्या होता है, इस कथानक में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि कथोपकथन मतलब कि अगर मूवीज़ में समझे तो मूवी में आप समझे स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रिप्ट के बाद में क्या होता है कथोपकथन, मतलब डायलॉग वगैरह। कातिया सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, क्या सनी देओल वाला, समझ रहे हैं बातें ना। और सनी देओल जी का तमाम सारे आपको कि मतलब कि ये आप गदर मूवी देखें तो उसमें तमाम सारा डायलॉग उनका फेमस है। तो डायलॉग जो होता है आपका यही होता है कथोपकथन। तो इसे उपन्यास में भी एक दूसरे को लोग कहते हैं कि हाँ इनका डायलॉग क्या होगा, क्या बोलेंगे हीरो क्या हीरोइन, या फिर क्या जो है उपन्यास का नायक क्या बोलेगा, उपन्यास की नायिका क्या बोल रही। तो कथोपकथन मतलब कि एक दूसरे से बात करे, संवादता इसी को कहते हैं। तो ये होता है आपका कथोपकथन, तो ये होना चाहिए। वहीं उपन्यास कला में जो है प्रमुख तत्व में पात्र योजना। पात्र मतलब कि कौन सा कैरेक्टर कौन निभाएगा, मतलब पात्र मतलब कि क्या कोई नायक होना चाहिए, कोई नायिका होनी चाहिए, या फिर तमाम सारे लोग होने चाहिए। जैसे कि मूवी में देखते हैं कोई मजाकिया वाला, कोई हीरो, कोई हीरोइन है, कोई इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें। तो उसी को हम कहते हैं पात्र योजना। पात्र होने चाहिए कि जो है उसको मतलब जो कथोपकथन है उसको निभाएं और कथानक पर खरे उतरें। ठीक, वहीं देश काल में अर्थात वह कहानी या कथानक किस देश काल का है, फिर कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर शूटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और कहाँ मतलब कि उपन्यास का सीधा सा मतलब होता है कि किस देश काल से संबंधित वह कथा है। वहीं भाषा शैली अर्थात उस उपन्यास जो लिखा गया उसकी भाषा शैली कैसी है, अर्थात हिंदी में पिक्चर बन रही है कि अंग्रेजी में पिक्चर बन रही है। ठीक, वहीं आप समझेंगे अगला उद्देश्य। उद्देश्य अर्थात किसी न किसी उपन्यास कला का क्या क्या कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न तत्वों का प्रयोग करके उपन्यास की रचना की जाती है ताकि जनमानस में एक प्रकार से क्या हो, एक प्रकार से जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जा सके और उनको एक प्रकार से कोई ऐसा चीज़ दिया जा सके जो कि यह कथानक कहना चाह रहा होता है। तो उपन्यास के माध्यम से समाज पर एक संदेश दिया जाता है, उसी संदेश को हम उद्देश्य कहते हैं कि आखिरकार किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके यह उपन्यास लिखा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो उनमें क्या हर एक मूवी में कोई ना कोई, आप साउथ की मूवी देखेंगे तो उसमें एक आध ना एक आध सीख आपको हर मूवी में मिलती ही रहती है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही होता है आपका उपन्यास। आपको उपन्यास अब कभी जीवन में नहीं भूलेगा। उपन्यास से संबंधित जो है BA के रेकर यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको ध्यान रखेंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा उसको। उपन्यास क्या होते हैं उसका हमने विस्तार से परिभाषा वगैरह आपको दे दी है। ठीक, तो एग्जाम से प्रश्न पूछे आप तो बस आसानी से कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वालों चाहे लिखित वालों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में कि हिंदी के 4 प्रख्यात उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो एग्जाम से पूछेगा जो है ऑब्जेक्टिव वालों की जो है हिंदी के जो है प्रख्यात उपन्यासकार हैं। आपको ऑप्शन ए में देगा देवकीनंदन खत्री, आपको ऑप्शन बी में देगा भगवती चरण वर्मा, आपको ऑप्शन सी में देगा वृंदावन लाल वर्मा और ऑप्शन आपको डी में देगा ये सभी। यह ऑप्शन में देगा कि जो निम्न में से कौन से उपन्यासकार नहीं हैं। देवकीनंदन खत्री, भगवती चरण वर्मा, आपको ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा दे दिया और आपको ऑप्शन डी में दे दिया या नोटिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ध्यान रखिए क्योंकि सभी उपन्यासकार हैं। आपको उपन्यासकारों की अपेक्षा आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है अलग, जैसे बाल गोविंद राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम दे दिया, प्रेमचंद ने उपन्यास को बहुत सारे लिखा है। ठीक, इसी प्रकार से जो है जयशंकर प्रसाद वगैरह का नाम दे दे तो प्रख्यात उपन्यासकार उतने नहीं है लेकिन कहानीकार बहुत अच्छे तरीके से हैं। वैसे जयशंकर प्रसाद उपन्यासकार भी रहे हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रख्यात रूप में आपके देवकीनंदन खत्री, भगवती चरण वर्मा और वृंदावन लाल वर्मा और प्रेमचंद जी उपन्यासकार, कट्टर उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। अगला है आपका प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। मैं बार बार ये बताता रहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो इससे मतलब एक प्रकार से समय जाया हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग यह समझने का प्रयास करें, मेरे पास जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग थोड़ा अपने आप को एक प्रकार से क्या बनाएं, थोड़ा टेक्निकल बनाएं, ताकि मैं जब इस प्रश्नों को पढ़ूँ कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है तो आपको पता हो जाए कि ऑब्जेक्टिव में आप पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आप कुछ भी दे दे तो परीक्षा गुरु, आपको परीक्षा गुरु पता होगा तो कोई ऑप्शन दे उससे मतलब नहीं। आप हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसे मानते हैं तो परीक्षा गुरु को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 6वां नंबर देखने का प्रयास करें। परीक्षा गुरु का लेखक कौन है तो लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है, लाला श्रीनिवास दास हैं। तो पूछेगा कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है तो लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपसे है कि चंद्रकांता किसकी उपन्यास है, किसका उपन्यास है तो चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। किसका है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। कौन, चंद्रकांता किसका है, देवकीनंदन खत्री का है। अगला प्रश्न है चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है, तिलस्मी उपन्यास होता है। कौन, चंद्रकांता कैसा उपन्यास है, तिलस्मी उपन्यास है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ में आ रही बातें, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट।
क्या मेरी बातें आप तक सब पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं? सारी बातें क्लियर हो रही हैं? फटाफट से वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हैं हमको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी के दो जो है आंचलिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। आंचलिक उपन्यास का मतलब गाँव वाला उपन्यास की गाँव की कथाओं को लिखें। तो उसमें आपके फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर दो आते हैं। पंचलाइट आपने कथा पढ़ी होगी, पंचलाइट मुंदरी गोधन की कथा, प्रेम कहानी, तो वो आंचलिक उपन्यासकार में उनकी कथाएं लिखी हैं इन्होंने। फणीश्वरनाथ रेणु और अमृतलाल नागर, ये दोनों कैसे हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा निम्न से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए, फणीश्वरनाथ रेणु और अमृतलाल नागर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने, फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो मतलब कि आंचलिक उपन्यासकार हैं। एग्जाम से ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार के निबंधकार हैं? आपको ऑप्शन में देगा आंचलिक उपन्यासकार, तो वही लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के किन्हीं दो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। तो अज्ञे जी और जैनेन्द्र कुमार। अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार कैसे हैं? हिंदी के दो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। कौन कौन? अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम है। तार सप्तकों का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे जी ने ही किया था। ध्यान रखेंगे, 3 तार सप्तकों का प्रकाशन किया था। प्रयोगवाद के कहीं ना कहीं पे आपके जनक भी कहे जाते हैं यही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रेमचंद युगीन किन्हीं दो उपन्यासकारों के नाम बताइए। प्रेमचंद के युग में जो उपन्यासकार होते थे उनको क्या मतलब कि वो कौन कौन है कि जो प्रेमचंद के युग में जो है रचनाएं लिखते थे, उपन्यास लिखते थे? जयशंकर प्रसाद हो गए आपके, और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हो गए। अगला है आपका, जयशंकर प्रसाद के दो उपन्यासों का नाम बताइए। तितली और कंकाल इनके दो उपन्यास हैं। अगला प्रश्न आपसे ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि तितली किस विधा की रचना है? तो कैसी है? उपन्यास विधा की रचना है। और आपसे पूछेगा कि कंकाल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। आपको ऑप्शन में एग्जाम से पूछेगा प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हैं, आपको ऑप्शन में देगा जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, या ये सी ऑप्शन में देगा ये दोनों, और डी ऑप्शन में देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका जो है ये दोनों। ठीक, अगला प्रश्न है 16वां नंबर, मृगनयनी किसका उपन्यास है? मतलब आपसे एग्जाम से ऐसे भी पूछ सकता है कि मृगनयनी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। मृगनयनी उपन्यास का लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जो है वह मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। 17वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, भगवती चरण वर्मा की किसी एक औपन्यासिक कृति का नाम बताइए। मतलब एक उपन्यास बताइए भगवती चरण वर्मा का। चित्रलेखा उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा का। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यासकार का मतलब कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है निम्न में से, तो वहाँ पर चित्रलेखा मिलेगा, तो वो ऑप्शन लगा दीजिएगा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि चित्रलेखा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। चित्रलेखा जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। आपसे अभी प्रश्न पूछ सकता है, तो ऐसे आप प्रश्नों को बना सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि गली आगे मूर्ति है, क्या गली आगे मूर्ति किसकी रचना है? तो डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी रचना है? डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। कौन? गली आगे मूर्ति है। क्या गली आगे मूर्ति किसकी रचना है? डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ध्यान रखिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग जितने लोग नए जुड़े, गुड इवनिंग भाइयों, गुड इवनिंग बहनों, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और सारे मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर का यह लेक्चर चल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है प्रेमचंदोत्तर। 19 नंबर प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद्र युग के बाद के उपन्यासकारों के 2 उपन्यासकारों के नाम आपसे बताइए। तो आपको यह पता होना चाहिए 2 और कौन है? अमृतलाल नागर और उपेंद्र नाथ अस्क। अस्क इनका क्या नाम है? उपेंद्र नाथ ही आपसे पूछेगा उपेंद्र नाथ का उपाधि नाम क्या है? तो अस्क उनका पूरा नाम है। आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम से बहुत बार प्रश्न पूछेगा कि अगिया बैताल किसे कहा जाता है? अगिया बैताल किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। बिल्कुल हाँ, अमृतलाल नागर और उपेंद्र नाथ अस्क जो हैं यहाँ प्रेमचंद युग के बाद के उपन्यासकार हैं, इसीलिए प्रेमचंद उत्तर। जब भी किसी जो है मुद्दे में या किसी बात में उत्तर लगा हो, प्रेमचंदोत्तर, शुक्लोत्तर, ठीक इस प्रकार से छायावादोत्तर, तो मतलब छायावाद के बाद, प्रेमचंद के बाद या शुक्ल जी के बाद, शुक्ल युग के बाद वाला, तो उत्तर मतलब होता है बाद में। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो प्रेमचंद युग के बाद के 2 उपन्यासकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क और अमृतलाल नागर। ध्यान रखेंगे, उपेंद्र नाथ का जो है उपाधिक नाम कौन है? अस्क है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आप पूछा जाए कि अस्क जी का पूरा नाम क्या है? तो उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न आपके सामने है, राग दरबारी का लेखक कौन है? राग दरबारी एक रचना है, इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ला जी हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ला। कि श्रीलाल शुक्ला किसके रचयिता हैं?
तो राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ला जी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? तो इस किसकी रचना? श्रीलाल शुक्ला जी की भी ही रचना है। कौन? विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ला जी, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ला जी, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ला जी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला जी, राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ला जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रेमचंद की किन्हीं 4 उपन्यासों के नाम बताइए। प्रेमचंद की किन्हीं 4 उपन्यासों के नाम बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो है लेक्चर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने जो आ चुका है। प्रेमचंद की किन्हीं 4 उपन्यासों के नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर आ गया, तो बताइए। वैसे प्रेमचंद की बात करें तो बरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे के सारे उपन्यास इन्हीं के हैं। प्रेमचंद को प्रकार से उपन्यासों का बादशाह हम कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो प्रेमचंद के किन्हीं 4 उपन्यास का बताइए। गोदान हो गया आपका, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न देखिए। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, संकलित है। आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे ये ऐसे ही पूछे जाएंगे समस्त विश्वविद्यालय की, कोई विश्वविद्यालय में आपका हेरफेर नहीं। अगर आपका पाठ्यक्रम का मतलब आपके पेपर का नाम है हिंदी मतलब की कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएँ, ध्यान सुने, अगर आपके पेपर का नाम है हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएँ, सारे के सारे प्रश्न यहीं से आपके मैच करेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि का पात्र है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की नारी है? तो कर्मभूमि के उपन्यास की नारी है। कौन? सुखदा। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, निर्मला किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? निर्मला, निर्मला किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है। तो निर्मला की विधा कौन सी है? उपन्यास की तो है, उपन्यास की है निर्मला। विधा की रचना कौन है? किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखो भैया, 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य में क्या दिया? हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हमने पहले भी आपको बता दिया था कि उपन्यासों का बादशाह या उपन्यास का सम्राट हिंदी साहित्य में किसे? मुंशी प्रेमचंद को। या 100% यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में छपेगा अगर एग्जामिनर सही तरीके से पेपर बनाता है। यह प्रश्न जरूर छपेगा अगर हिंदी साहित्य में उपन्यास की बात की जाए, पाठ्यक्रम में शामिल हो और मुंशी प्रेमचंद का नाम ना आए तो उपन्यासों की एक प्रकार से हिंदी साहित्य की अवहेलना की जा रही है। तो हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक, 12वें के रचयिता कौन है भैया? 12वें के त्रिलोचन शास्त्री, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कर्मभूमि के प्रमुख पात्रों की संख्या कितनी है? कर्मभूमि के प्रमुख पात्रों की संख्या कितनी है? तो कर्मभूमि में लगभग 10 पात्र हैं। कौन है? 10 प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर दिया हुआ है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, धन्यवाद आप सभी का। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया है? मंगलसूत्र जो है यह अधूरा रह गया है। ओके, 29 नंबर प्रश्न देखिए, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है? कर्मभूमि निर्धारित है। आप देख लीजिएगा आपके पाठ्यक्रम में क्या है। वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय में कर्मभूमि ही शामिल है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद के द्वारा। कैसी उपन्यास है ये? अधूरा रह गया था, प्रेमचंद लिख नहीं पाए थे, उनका देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न, कहानी विधा का उद्भव किस काल में हुआ? तो भैया जब उपन्यास विधा का रचना को शुरू हुई तभी वहीं की जो आप बताएंगे आधुनिक काल में। ठीक, कहानी विधा का उद्भव किस काल में हुआ? आधुनिक काल में हुआ। इंदुमती वगैरह कहानी जो है आप हिंदी की पहली कहानी वगैरह के लिए, हिंदी की वैसे पहली कहानी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट है। इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी की, इसको हम पहली कहानी मानते हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी का नाम बताइए, तो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है, जो कि कहाँ पर लिखी गई? 1900 ईस्वी में लिखी गई। लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित जो इंदुमती कहानी है दोस्तों, इसको आलोचकों ने कहा कि शेक्सपियर के जो है शेक्सपियर का एक प्रकार से जो टेम्पेस्ट है उसी का छायावाद का अनुवाद मान करके क्या कहा गया कि इसकी जो है एक प्रकार से मौलिकता इसकी सही नहीं है, इस पर प्रश्न लगा दिया गया। और एक प्रकार से इसमें ऐतिहासिक वातावरण में एक आदर्श प्रेम का चित्रण किया गया है। रहस्य रोमांच से भरी है यह कहानी, साथ ही साथ उच्च आदर्श की स्थापना हुई है। शैली की दृष्टि से इस कहानी में यथार्थ जीवन का चित्रण और स्वाभाविक वर्णन हुआ है। इस प्रकार से यह विशेषताएं इसमें उल्लेखनीय, फिर भी इसको जो है कहा गया कि उसकी क्या है, ये एक प्रकार से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा कि ये शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसका छाया अनुवाद है, कि मतलब कि छाया अनुवाद किया गया है इसका। ठीक, मतलब कि उसकी जो है एक प्रकार से
तो वहीं पर गुलबहार दूसरी कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है जो 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वहीं प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की है 1902 में ही हुई। वहीं 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ला जी की कहानी है 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी की है सन 1903 ईस्वी में। और दुलाई वाली बंग महिला जो है एक प्रकार से यह जो है 1907 ईस्वी में। तो शुरुआत की कहानियों का एक प्रकार से यह ये इतनी कहानियाँ जो कि आरंभिक कहानी है कौन कौन सी। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान सुनिएगा। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। गुलबहार के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रकाशन कब हुआ? 1900 में। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदू की प्रथम कहानी इंदुमती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास हैं। रचना काल कब है? 1902 ईस्वी में हुआ। 11 वर्ष का समय महत्वपूर्ण कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला हिंदी के सबसे बड़े आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला। 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ला जी हैं। 1903 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने 11 वर्ष के समय कहानी को लिखा। ध्यान रखिएगा। पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? गिरजा दत्त वाजपेयी हैं। कौन है? गिरजा दत्त वाजपेयी हैं। किसके? पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। कब लिखी गई? 1903 ईस्वी में लिखी गई। ध्यान रखेंगे। निम्न से कौन सी कविता 1903 ईस्वी में लिखी गई? जो है कहानी 1903 ईस्वी में लिखी गई। आपको ऑप्शन ए में देगा 11 वर्ष का समय, ऑप्शन बी में देगा पंडित और पंडितानी, ऑप्शन सी में देगा ये ए और बी दोनों। तो क्या होगा? ए और बी दोनों 1903 ईस्वी में लिखी गई। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखी 11 वर्ष का समय, दूसरा गिरजा दत्त वाजपेयी जी ने लिखी। कब? जो है पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी में। दुलाई वाली बंग महिला या सन 1907 ईस्वी में लिखी गई बंग महिला के द्वारा दुलाई वाली नामक जो है कहानी। ठीक, तो यह कहानी को लेकर के बात है। तो कहानी विधा का उद्भव कहाँ पर हुआ? तो यह जो है एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल में किस अंतर्गत पूछे तो आधुनिक काल के अंतर्गत अगर पूछे तो आपको देखेंगे 1901 से किसका प्रारंभ हो जाता है? तो लगभग 1900 के बाद में आपका द्विवेदी युग प्रारंभ हो जाता है। 1900 से लेकर के 1920 तक का समय काल जो है वह द्विवेदी युग का समय काल है। और 1850 से 1843 से 1857 से लेकर के 1900 तक का जो समय काल है वह भारतेंदु युग का काल है। तो आपसे पूछे आधुनिक काल में कहानी विधा की शुरुआत कब हुई? तो मुख्य रूप से आप बताएंगे कि द्विवेदी युग से शुरुआत हुई पूर्ण रूप से। ठीक, ध्यान रखेंगे। शुरुआत हो गई आपकी, मान लेते हैं कहानी विधा की जो है भारतेंदु में, लेकिन इसकी जो है विकास हुआ एक प्रकार से अगर सही तरीके से कहानी को देखा जाए तो द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होती है। पहली कहानी हिंदी की इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 1900 ईस्वी से प्रारंभ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर आ चुका है। आरंभिक युग की किन्हीं दो कहानियों के नाम बताइए। तो भैया इंदुमती एक है जो कि किसके? किशोरीलाल गोस्वामी 1900 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी है दुलाई वाली 1907 ईस्वी में लिखी गई आपकी कहानी जो कि बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने इंदुमती किसकी कहानी है? इंदुमती किसकी कहानी? हमने बताया था अभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो इंदुमती किसकी कहानी है? तो इंदुमती मेरे प्यारे दोस्तों जो कहानी है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। कब लिखी गई? 1900 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न आपके सामने है 1960 ईस्वी में के बाद लिखी गई कहानियों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो भैया 1960 ईस्वी के लिखी गई कविताओं को हमने आपको बताया था उसको हम क्या कहते हैं? सठोत्तरी कविता कहते हैं। तो जब 1960 ईस्वी के बाद कोई कहानी या कोई उपन्यास लिखा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सठोत्तरी कहानी या सठोत्तरी उपन्यास कहेंगे। ठीक, तो समझ में आ रही बातें। आगे देखते हैं। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि 1960 ईस्वी के बाद लिखी गई कहानियों को हम क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन ए में देगा सठोत्तरी, ऑप्शन बी में देगा पचोत्तरी, या ऑप्शन में देगा नई कहानी, ऑप्शन सी में डी में इसी प्रकार से आपको दे देगा। तो आप क्या करेंगे? 1960 के बाद में लिखिएगा, मतलब सठोत्तरी 60 मतलब कि 1960 के बाद की कहानियाँ। आगे बढ़ते। समानांतर कहानी के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? समानांतर कहानी के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? कमलेश्वर को जाता है। किसको? कमलेश्वर को जाता है। अगला प्रश्न किसका है? 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन से प्रश्न है आपका? कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भैया कब हुई? 1907 ईस्वी में कहानी जो है आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रेमचंद की कहानियाँ किस संग्रह में संकलित हैं? प्रेमचंद की कहानियाँ किस संग्रह में संकलित हैं भैया? तो मानसरोवर में यह कहानियों का एक संग्रह है। कौन? प्रेमचंद का। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर क्या है? एक कहानी संग्रह है। किसके द्वारा रचित है कि मतलब कि तो किसकी कहानी इसमें संकलित है?
प्रेमचंद की कहानियाँ संकलित हैं किसमें? मानसरोवर में। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका, प्रेमचंद की किन्हीं दो कहानियों के नाम बताइए। एक तो भैया बूढ़ी काकी और दूसरा क्या है? कफन। बूढ़ी काकी और कफन दोनों आप देखेंगे दोनों में दरिद्रता का वर्णन किया गया है बहुत ही ज़्यादा। एक प्रकार से आगे पढ़ लीजिएगा, कहानी गूगल पर मिल जाएगी आपको सारी कहानियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है? प्रेमचंद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है? आपके पाठ्यक्रम में भी जो कहानी हो उसको आप देख लीजिएगा। वैसे बूढ़ी काकी आप बता सकते हैं, ठीक। अधिकतर विश्वविद्यालय में बूढ़ी काकी कहानी प्रचलन में चलती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था भैया? वाराणसी में हुआ था, सुघनी साहू परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में इनकी एक प्रकार से क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, मृत्यु कब हुई थी बताने का प्रयास करें। कमेंट सेक्शन में लिखें कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, मैं देखने का प्रयास करता हूँ आपके कमेंट्स। ओके, देखते हैं आपको कितना पता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसाद जी की कहानी प्रसाद जी की किन्हीं दो कहानियों के नाम बताइए। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, चले ऊर्जान्वित करिए मुझे, फटाफट से ऊर्जान्वित करिए। आप जो है एक प्रकार से थोड़ा चले तो प्रसाद जी की किन्हीं दो कहानियों के नाम बताइए। तो भैया पुरस्कार और ममता दो कहानी प्रसाद जी की आप देख सकते हैं। प्रसाद जी छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन? तो प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद की दुर्गा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। वेद त्रयी में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं? तो वेद त्रयी में कौन, सॉरी वेद त्रयी बोल रहा हूँ, जो है कवि त्रयी में कौन शामिल है? प्रसाद, पंत, निराला या वेद त्रयी में शामिल है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे प्यारे दोस्तों, कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है? तो आकाशदीप हो सकती है आपके पाठ्यक्रम में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, पाठ्यक्रम को मिला लीजिएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, वैसे आपसे एग्जाम से अपने पाठ्यक्रम को देख लीजिएगा, वहीं से आपसे तो लगभग 5-6 प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न है 42 नंबर, प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? छाया कहानी है, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आज्ञे का जन्म कब हुआ था? आज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 44 नंबर प्रश्न, आज्ञे का देहावसान अर्थात मृत्यु कब हुई थी? 5 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई थी। आज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911 में। मृत्यु कब हुई? 1987 ईस्वी में। रोज कहानी के लेखक कौन है भैया? रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। रोज कहानी प्रथमता किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो गैंग्रीन कहानी के नाम से प्रकाशित हुई थी। गैंग्रीन, क्या गैंग्रीन? तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों, गैंग्रीन कहानी को अन्य किस नाम से जाना आता है? तो रोज के नाम से जाना आता है। लेखक कौन है गैंग्रीन के? अज्ञे जी हैं, ठीक। और रोज कहानी प्रथमता जो है किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो सॉरी, किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो गैंग्रीन जो है नाम से प्रकाशित हुई थी। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 46 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, रोज कहानी। रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। रोज कहानी में क्या है? कथा वक्ता है, मालती है, महेश्वर है और टिटी है। ओके, आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न देखें, डॉक्टर महेश्वर कौन है? डॉक्टर महेश्वर जो है वो मालती के पति हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञे विरचित दो कथा संकलनों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी अज्ञे के द्वारा लिखा गया दो कथा संकलन, मतलब कथाओं का संकलन कौन कौन सा? एक तो अमर बल्लरी है और दूसरा कौन है आपका? शरणार्थी है, ठीक। शरणार्थी इसमें तमाम सारी कथाओं का संकलन किया गया है, वहीं अमर बल्लरी में भी कथाओं का संकलन मिलेगा आपको, जो किसके द्वारा लिखित है? अज्ञे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी अंचल विशेष से संबंधित कहानी को हम क्या कहते हैं? आंचलिक कहानी। अंचल मतलब होता है गांव वगैरह से संबंधित, ठीक। तो गांव से संबंधित कहानी को हम क्या कहते हैं? आंचलिक कहानी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 50 नंबर प्रश्न देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रेणु जी किस प्रकार के कथाकार थे? तो आंचलिक कथाकार थे, आंचलिक उपन्यासकार थे। आगे बढ़ते, रेणु जी किस कहानी का फिल्मांकन, मतलब रेणु जी की किस कहानी का फिल्मांकन किया गया, मतलब फिल्म बनाई गई, इनकी कहानी पर किस जो है फिल्म पर कहानी बनाई गई है? तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। क्या? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो है ये अज्ञे जी की या ऐसी कहानी जिस पर फिल्म बन चुकी है, ठीक। देख लीजिएगा गूगल मतलब यूट्यूब पर। अगला प्रश्न 53 नंबर, रेणु जी का जन्म कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था रेणु जी का जन्म। किसका? फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। एग्जाम से में ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा, बना लीजिएगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे प्यारे दोस्तों, कि फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? संवादिया कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हो सकती है। आप एक बार मैच कर लीजिएगा सिलेबस को, ठीक। ध्यान रखेंगे आपके में जो पाठ्यक्रम में संकलित हो वही लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। 55 नंबर प्रश्न आपके सामने, रेणु जी का निधन कब हुआ था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी में पूछा सकता है। तो रेणु जी का निधन जो हुआ था 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ था। 56 नंबर प्रश्न, रेणु की पहली कहानी का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेणु जी की पहली कहानी फणीश्वर नाथ रेणु, बट बाबा, क्या बट बाबा है? इनकी पहली कहानी कौन सी? रेणु जी की बट बाबा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 57 नंबर क्वेश्चन, रेणु को उनकी किन कहानियों के कारण ख्याति मिली? तो रेणु जी को उनकी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिस पर पिक्चर बनी, इससे फेमस हुए, और साथ ही साथ ठुमरी अग्निखोर इस एक प्रकार से इससे भी फेमस हुए। और अगली कहानी तीसरी इनकी है आदम रात्रि की महक, इससे भी फेमस हुए। और लाल पान की बेगम से भी विशेष ख्याति इनको प्राप्त हुई है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जो कि एक कैसे हैं? आंचलिक कहानीकार हैं। आगे बढ़ते हैं। रेणु जी के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। कहानी संग्रह वह चीज़ होता है जिसमें कहानियों को हम इकट्ठा रखते हैं, मतलब कि 10-12 कहानियों को इकट्ठा कर दिया। 30-40 कहानी भी हो सकती हैं, 10-12 कहानी हो सकती है, 5-6 कहानी हो सकती है। तो कहानी के संग्रह को हम क्या कहते हैं? मतलब कहानी को इकट्ठा करके हम एक पुस्तक बना देते तो उसको हम क्या कहते हैं? कहानी संग्रह कहते हैं। तो रेणु जी के मतलब रेणु के 5 कहानी संग्रह हैं। उनमें से आप देखेंगे तो आपसे पूछेगा रेणु जी की कितनी काव्य संग्रह मतलब कहानी संग्रह हैं? तो 5 कहानी संग्रह हैं। तो पहला कौन सा है आपका? ठुमरी। दूसरा कौन सा? आदिम रात्रि की महक। तीसरा कौन है? अग्निखोर। चौथा कौन है? एक श्रावणी दोपहर की धूप। और जो है 5वां कौन है? अच्छे आदमी। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, रेणु जी की कहानियाँ किस क्षेत्र परिवेश इस क्षेत्र विशेष के परिवेश को चित्रित करती है? मतलब कहाँ को दिखाती हैं? ये कहानियों में जो आपका जो है हमने आपको बताया था कहानी और जो है उपन्यास के तत्व के बारे में। तो हमने उसमें बताया था देश काल एक जो है तत्व होता है। ये कहानी कहाँ के बारे में बता रही? तो इस प्रकार से वही पूछ रहा है कि रेणु जी की कहानियाँ किस क्षेत्र विशेष से के परिवेश को चित्रित करती हैं, दिखाती हैं? तो रेणु जी की कहानियाँ जो हैं आपके बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई परिवेश को चित्रित करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 60 नंबर प्रश्न, भीषम साहिनी का जन्म कब हुआ था? तो भीषम साहिनी का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। 61 नंबर प्रश्न देखिए, भीषम साहिनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रावलपिंडी में हुआ था। अगला प्रश्न, भीषम साहिनी किस विषय में एमए किए हुए थे? तो अंग्रेजी विषय में भीषम साहिनी जी ने एमए किया था। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें, भीषम साहिनी ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से की थी? तो पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की किसने? भीषम साहिनी ने। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर, भीषम साहिनी किस कॉलेज के अध्यापक थे? भीषम साहिनी किस कॉलेज के अध्यापक थे? भीषम साहिनी किस कॉलेज के अध्यापक थे? तो भैया जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में स्थित है, उसके भीषम साहिनी कौन थे? अध्यापक थे। अगला प्रश्न आपके सामने भीषम साहिनी को लेकर के 65 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें, भीषम साहिनी को कब और किस कृति पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 1975 ईस्वी में तमस उपन्यास पर इनको क्या मिला था? भीषम साहिनी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि 1975 ईस्वी में तमस उपन्यास पर किसे साहित्यिक पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्त सम्मानित किया गया किसको? भीषम साहिनी जी को। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, तमस उपन्यास, तमस विधा की रचना है। तमस किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना। तमस किसने लिखा है? तो भीषम साहिनी जी की एक प्रकार से क्या है? कृति है, रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका। भीषम साहिनी की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो भैया भीषम साहिनी की चीफ की दावत आपके पाठ्यक्रम में संकलित हो सकती है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, मैं बार बार यही बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाएगी। तो आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से देख लीजिएगा कि किसकी क्या कहानी, क्या रेखा चित्र, क्या क्या संकलित है। उसी के हिसाब से आप आसानी से सारे मुद्दे क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न 67 नंबर, चीफ की दावत किसके घर पर आयोजित की जाती है? तो सामनाथ, मिस्टर सामनाथ के घर पर चीफ की दावत आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के नायक का नाम बताइए। तो चीफ की दावत कहानी का जो है नायक सामनाथ है। कौन है? मिस्टर सामनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, सामनाथ की माँ ने जो पुराना विवाह गीत सुनाया उसके बोल क्या थे? तो हरिया नी माय हरिया नी भौड़े हरिया ते भांग हरिया है। एक प्रकार से जब मिस्टर सामनाथ ने घर पर पार्टी रखी तो उस पर उन्होंने अपने बॉस को बुलाया, और जब मिस्टर सामनाथ ने अपने बॉस को बुलाया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो हुआ क्या था, इनकी माता जी जो थी मिस्टर सामनाथ की, वह क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, वह बहुत ज़्यादा बुढ़ी थी, और एक प्रकार से उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं मिस्टर सामनाथ कि ताकि बॉस आए तो बॉस देखें ना इसको, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तो इस प्रकार से बाद में बुढ़िया निकल आती है, और निकलने के बाद में होता क्या है, जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, वो मिस्टर सामनाथ कहते हैं कि आप जो है एक गाना, मिस्टर सामनाथ से बात करते हैं कि आपकी माताजी बहुत अच्छा गाना गाती पुराने ज़माने की, तो कोई गाना सुना दिए, तो वही गाना की बात यहाँ पर कर रहा है। तो हरिया निमाय हरिया नि भौड़े हरिया ते भांग हरिया है, इस प्रकार से गाना सुनाया था उसने।
अगला प्रश्न आपका, चीफ की दावत का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मतलब इस कहानी के अंदर बताया गया चीफ की दावत में कि एक प्रकार से अपना पुत्र ही जब माताएं बूढ़ी हो जाती तो उसको किस प्रकार से एक प्रकार से सदगति है, और शहरों में एक प्रकार से कैसे लोग जो है वृद्ध वगैरह की स्थिति क्या है इसके बारे में बताया, बुजुर्गों की एक प्रकार से स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। चीफ की दावत का मुख्य उद्देश्य क्या है, फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। चलिए भैया, चीफ की दावत का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताने का प्रयास करें। चीफ की दावत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो एक खास मना स्थिति का विश्लेषण करना क्या है चीफ की दावत का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सामनाथ हर चीज़ में क्या चाहते हैं। मिस्टर सामनाथ हर चीज़ में क्या चाहते हैं, तरतीब चाहते हैं। तरतीब मतलब क्या होता है, प्रमोशन चाहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत का जन्म कहाँ पर हुआ था, कहानीकार है अमरकांत। ठीक, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था किसका, अमरकांत का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमरकांत को कहानी के अतिरिक्त किस विधा की ख्याति, मतलब किस विधा में ख्याति मिली है। तो उपन्यास में। अमरकांत एक उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार तो हैं ही। 75 नंबर प्रश्न है, नई कहानियों में अमरकांत के नाम हम सबसे पहले लेते हैं। अमरकांत की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। दोपहर का भोजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें दोपहर के भोजन को लेकर के सभी लोग बैठते हैं, फिर रोटी वगैरह तमाम सारे मुद्दे होते हैं, किसी दिन मैं आपको समझा दूंगा। बहुत एक प्रकार त्रासदी का वर्णन है, बहुत ज़्यादा दुख की कहानी है, गरीबता की कहानी है। अमरकांत की पहली कहानी कौन सी है, इंटरव्यू। आपके इस एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, अमरकांत की पहली कहानी कौन सी है, इंटरव्यू उनकी पहली कहानी है। अगला प्रश्न 77 नंबर देखें, प्रगतिवादी कहानीकार अमरकांत का वास्तविक नाम क्या है। प्रगतिवादी कहानीकार अमरकांत का वास्तविक नाम क्या है, श्री राम वर्मा इनका पूरा नाम है, मतलब वास्तविक नाम है किसका, अमरकांत का। श्री राम वर्मा अमरकांत का वास्तविक नाम है, और कवि का नाम कौन सा इनका, अमरकांत है। अगला प्रश्न है, अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन नामक कहानी किस प्रकार की कहानी, तो यथार्थवादी कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र कौन है, चंद्रिका प्रसाद है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का जन्म कहाँ पर हुआ था। कमलेश्वर भी कहानीकार है। कमलेश्वर का जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में हुआ था। कमलेश्वर ने उच्च शिक्षा कहाँ से पाई थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पाई थी। कमलेश्वर ने उच्च शिक्षा कहाँ से पाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पाई। कमलेश्वर का जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। कमलेश्वर की दो कहानियों के नाम बताइए। 85 नंबर प्रश्न देखें, कमलेश्वर की दो कहानियों के नाम बताइए। दिल्ली में एक मौत, मांस, और दूसरी कौन सी, मांस का दरिया। आपसे एग्जाम से पूछेगा, मांस का दरिया किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। दिल्ली में एक मौत किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। दिल्ली में एक मौत किसने लिखा, कमलेश्वर ने लिखा। मांस का दरिया किसने लिखा, कमलेश्वर ने लिखा। क्या है, कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि कमलेश्वर की कहानियों में किस काल की परिस्थितियाँ प्रमुखता के साथ चित्रित हुई हैं। तो स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी के बाद के बारे में के समाज के बारे में इनकी कहानियों में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। तो नीली झील कहानी आपके पाठ्यक्रम में हो सकती है, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आगे। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर द्वारा रचित नीली झील कहानी का नायक कौन है। तो महेशा या महेश इस कहानी का नायक है। 86 नंबर प्रश्न देखिए, नीली झील जो कहानी है उस कहानी की नायिका का क्या नाम है, नायिका का क्या नाम है। तो भैया पार्वती या पार्वती नाम है, मतलब पार्वती इस प्रकार से भी आप लिख दीजिएगा, चाहे इस प्रकार से, दोनों हो सकता है। अगला है 87 नंबर प्रश्न, रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, रेखाओं से बने चित्र। क्या, रेखाओं से बने चित्र को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। 88 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें, रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में थंबनेल स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं, थंबनेल। रेखा चित्र को क्या कहते हैं, थंबनेल स्केच कहते हैं। जिस प्रकार से एक मूवी को मेरे प्यारे दोस्तों हम एक ट्रेलर के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक इसी प्रकार से बड़ी विषय वस्तु को हम छोटी विषय वस्तु में बनाते हैं, उसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र में क्या होता है, रेखाएं बोलती हैं। आपसे एग्जाम से पूछेगा रेखा चित्र में क्या बोलती हैं, तो रेखा चित्र में रेखाएं बोलती हैं। ठीक, रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थंबनेल स्केच कहते हैं। अगला प्रश्न 89 नंबर देखने का प्रयास करें। 89 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार संस्मरण क्या होते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार संस्मरण क्या है। संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन होते हैं, मतलब कि आप सोच रहे हो कोई चीज़ और उसी को शब्द के रूप में लिख दिया जाए तो वही संस्मरण होता है। 90 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों कि डॉक्टर नगेंद्र ने संस्मरण को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने संस्मरण को किस प्रकार से परिभाषित किया है, व्यक्ति का अनुभव तथा इतिवृत्त से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन ही संस्मरण होता है। इतिवृत्त मतलब मन की इच्छाओं को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बता दो, विस्तार से बताना ही इतिवृत्त कहा जाता है। इतिवृत्त मतलब होता है कि बड़ी चीज़ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा विवरण करके विवरणात्मक शैली का प्रयोग करो तो इतिवृत्त हो जाता है वही। ठीक, मतलब बड़े बहुत ज़्यादा बताओ। आगे देखते हैं,
91 नंबर प्रश्न, रेखा चित्र के लिए दो हिंदी में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो रेखा चित्र के लिए हिंदी में एक तो रेखा चित्र को व्यक्ति चित्र भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि रेखा चित्र को क्या कहा जाता है? व्यक्ति चित्र भी कहा जाता है। आपसे पूछे शब्द चित्र किसे, तो रेखा चित्र को ही कहा जाता है। व्यक्ति शब्द चित्रलेख भी इसी को कहा जाता है, किसको? रेखा चित्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न, रेखा चित्र को स्वतंत्र अस्तित्व किसने प्रदान किया? तो रेखा चित्र को स्वतंत्र अस्तित्व किसने प्रदान किया और उन्होंने कुल कितने रेखा चित्रों की रचना करी है? जिन्होंने भी रेखा चित्र को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया, उन्होंने कुल कितने रेखा चित्रों की रचना करी है? तो इसका श्रेय किसको जाता है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी को जाता है और उनके लगभग 40 रेखा चित्र हैं। किसके? जो है बनारसी दास चतुर्वेदी जी के। आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि बनारसी दास चतुर्वेदी की कितने जो है रेखा चित्र लिखे, तो 40 से अधिक, लगभग 40 रेखा चित्रों की रचना की है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम बताइए। तो रेखा चित्रकार कौन कौन से, इसको रट लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम से प्रश्न पूछे कौन रेखा चित्रकार हैं या कौन उपन्यासकार है, कौन कहानीकार है, कौन क्या है, इसको आप समझे रहें। तो प्रमुख रेखा चित्रकारों में आपके नाम अगर बात करें तो सबसे पहले श्री राम शर्मा आचार्य का नाम, और दूसरा है पहले हैं राम शर्मा, श्री राम शर्मा, और उसके बाद में है आपके बनारसी दास चतुर्वेदी जी, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल संकृत्यायन जी, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्रा, प्रभाकर इनका उपनाम, और ध्यान रखेंगे निराला भी जो है सूर्यकांत जी का उपनाम है। इसी प्रकार से राहुल संकृत्यायन जी एक प्रकार से जो है ये घुमक्कड़ जिज्ञासु किसको कहा था? राहुल संकृत्यायन को। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है घुमक्कड़ जिज्ञासु कौन है, तो राहुल संकृत्यायन जी हैं। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें, शहीदों के रेखा चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो है वीडियो को, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलें, आज एनर्जी थोड़ा हमारे अंदर कम है इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, इस शहीदों के रेखा चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो विशाल भारत में प्रकाशित हुए हैं। 95 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 95 नंबर क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी कौन सा, राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा रेखा चित्र आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा बाल गोविंद भगत जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा आपके पाठ्यक्रम में क्या संकलित है। वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय में संकलित है, लेकिन फिर भी एक बार मिला लीजिएगा, मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। संस्मरण शब्द का क्या अर्थ होता है? संस्मरण शब्द का क्या अर्थ होता है भैया? सम्यक स्मरण, सम्यक मतलब होता है सभी और स्मरण मतलब होता है ज्ञान। तो संस्मरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्यक स्मरण। 100 नंबर प्रश्न आज का 100वां नंबर प्रश्न कि संस्मरण जो है विधा का प्रारंभ कब और किस संस्मरण से माना जाता है? संस्मरण विधा का प्रारंभ जो है मेरे प्यारे दोस्तों 1907 ईस्वी में प्रथम संस्मरण जो कि बाबू बाल मुकुंद गुप्ता व पंडित प्रताप नारायण मिश्रा के संस्मरण से माना जाता है, इनके द्वारा लिखा गया। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 101 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 101 नंबर प्रश्न है कि मध्यकाल के किन्हीं दो संस्मरण लेखकों के नाम उनकी कृतियों सहित लिखिए, मतलब रचनाओं के सहित लिखिए। तो लाला श्रीनिवास दास शास्त्री या फिर श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने लिखा कौन? मेरी जीवन स्मृतियाँ या निबंध, इनका क्या है? संस्मरण है। अगर तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मेरी जीवन स्मृतियाँ किस विधा की रचना है, तो संस्मरण विधा की रचना। जब भी स्मृतियाँ वगैरह आ जाए तो समझिए कि हाँ संस्मरण की रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। स्मृति की रेखाएं वगैरह ध्यान रखेंगे, ये सब। ठीक, तो संस्मरण की रचनाएं हैं वो। तो श्रीनिवास शास्त्री ने कौन सी रचना लिखी है? मेरी जीवन स्मृतियाँ। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला पूछ सकता है कि मेरी जीवन स्मृतियाँ किसकी रचना है? तो श्रीनिवास शास्त्री की है। अगले हैं आपके राधिका रमण सिंह की कौन सी उपन्यास है, मतलब संस्मरण है? तो जो है अनागरिक धर्मपाल किस विधा की रचना है? संस्मरण की है। किसने लिखा है? राधिका रमण सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने है 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। हिंदी के प्रमुख, क्या दिया हुआ है 102 में कि हिंदी के प्रमुख संस्मरणकारों के नाम बताइए। फटाफट से बताइए संस्मरणकार कौन कौन से हिंदी में? सबसे पहले आपके हेमचंद्र जोशी जी का नाम आएगा। उसके बाद में आपका पंडित पदम सिंह शर्मा, हालांकि सभी ने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया है अपनी अपनी विधाओं के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। हेमचंद्र जोशी, पंडित पदम सिंह शर्मा, श्री नारायण चतुर्वेदी, पंडित श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा,
राधा राधिका रमण सिंह, और उसके बाद में राजा राधिका रमण सिंह और राजेंद्र लाल हांडा, ये सभी कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? संस्मरणकार हैं। तो इन सभी के नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव वालों, अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिया है तो यहीं से आपके प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बातें, सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं? अगर क्लियर हो रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, और ध्यान रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। जो नए नए आए हैं अभी, उनका स्वागत करते हैं हम। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और कमेंट सेक्शन में बातें बिल्कुल भी ना करें। ओके, ध्यान रखें, बातें बिल्कुल भी नहीं करना कमेंट सेक्शन में, आपको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महादेवी वर्मा का कौन सा संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा जो रचित संस्मरण है वह आलोपी है। आलोपी एक अंधे लड़के की कहानी पर आधारित है। तो आलोपी एक प्रकार से कैसा संस्मरण है? तो ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 104 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, क्या है कि आलोपी के चरित्र की क्या विशेषताएं थी, स्पष्ट कीजिए। आलोपी यद्यपि जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन अपनी माता पिता के प्रति उनका विशेष अनुराग था। वह दृष्टिहीनता के उपरांत भी अपने पुत्र कर्म के लिए सदैव तत्पर रहता था। आलोपी अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था वह, और बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव था, और साथ ही साथ मन की चंचलता के कारण से वे विवाह किए, और ये उनके जीवन का दुर्बल पक्ष था। ठीक, जो उसने विवाह कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 105 नंबर प्रश्न है, आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अपनी कथा। आत्मकथा का सिंपल सा मतलब क्या होता है? अपनी कथा। आत्मकथा क्या होती है? जो लेखक होता है, यानी जो रचनाकार होता है, वह स्वयं जब अपनी कलम के अनुसार अपनी साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए अपनी कथाओं को लिखता है, तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। लेकिन जब कोई लेखक अपनी साहित्यिक शैली का प्रयोग करके अपनी लेखनी के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन शैली को लिखता है, जीवन के बारे में लिखता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। तो किसी दूसरे की आत्मकथा को लिखना जीवनी कहलाता है। वह विधा कौन सी कहलाती है? जीवनी। लेकिन उसी पेन से, उसी साहित्यिक शैली में अपने के द्वारा अपनी कथाओं को लिखना आत्मकथा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी आत्मकथा लेखन। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी आत्मकथा लेखन का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जो है एक प्रकार से आलोचक हैं, और हिंदी में एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, कि हिंदी में तमाम सारे कवियों के बारे में बताया अच्छे तरीके से। तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी मानते हैं कि बनारसी दास जैन रचित अर्धकथा है, वहीं से प्रारंभ माना है इन्होंने, किसको? आत्मकथा का लेखन। आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर प्रश्न आपके सामने है, हिंदी आत्मकथा के विकास के विभिन्न युगों को दर्शाइए। हिंदी आत्मकथा के विकास के विभिन्न युगों को दर्शाइए पूछा गया है, तो बता दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, और तीसरा क्या है? स्वतंत्रोत्तर युग। तो आत्मकथा के विकास के 3 युग है, भारतेंदु युग में कुछ, द्विवेदी युग में, और स्वतंत्रोत्तर यानी 1947 के बाद। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरिवंश राय का बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था? पट्टी प्रतापनारायण में, मतलब कि प्रतापगढ़ में हुआ था। 109 नंबर प्रश्न है, मधुशाला किस कृति के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला कृति के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम, हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का क्या नाम था? प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनके पिताजी का नाम था, हरिवंश राय बच्चन के। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने 111 नंबर, वर्तमान काल के किन्हीं 2 यात्रा वृत्तों का जो है उल्लेख उनके लेखक सहित कीजिए। क्या होगा? तो हमारी जापान यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, हमारी जापान यात्रा किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त है। किसने लिखा है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। आपसे एग्जाम से पूछे, प्रातः एक सपन किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह विधा कौन सी है? आपकी यात्रा वृत्त है। किसने लिखा है? निर्मल वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने, डायरी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहा था। डायरी अंग्रेजी शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं? तो दैनिकी भी कहा जाता है इसको, रोजनामचा कहा जाता है, रोजनामचा ये एक प्रकार से उर्दू शब्द है, रोजनामचा, और दैनंदिनी कहा जाता है हिंदी में इसको। ठीक, ध्यान रखें, दैनंदिनी, दैनिकी और रोजनामचा किसको कहा जाता है? डायरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न 113 नंबर, डायरी लेखन के कितने रूप मिलते हैं? तो एक तो साहित्यिक डायरी लिखी जाती है, जो साहित्य के क्षेत्र में लिखी जाती है। दूसरी ऐतिहासिक डायरी लिखी जाती है, इतिहास वाले में। तीसरी राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक डायरी होती है। इसी प्रकार से डायरी का लेखन किया जाता है 3 प्रकार से मुख्य रूप से।
अगला प्रश्न है आपके सामने 114 नंबर, आवारा मसीहा के केंद्र क्या? आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब चट्टोपाध्याय चटर्जी का जन्म है शरत चंद्र चटर्जी, जो कि एक प्रकार से किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है विष्णु प्रभाकर, क्या दिया हुआ है आपके सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, विष्णु प्रभाकर की कौन सी जीवनी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? आवारा मसीहा, दिशहरा। एक बार आप अपने पाठ्यक्रम को मिला जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ से आप उस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बाकी सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका, इंटरव्यू विधा के प्रवर्तन का श्रेय किसे आता है? बनारसी दास चतुर्वेदी को। इंटरव्यू विधा का प्रवर्तन किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया। अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, 117 नंबर प्रश्न देखें, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इंटरव्यू विधा का प्रारंभ कब से माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इंटरव्यू विधा का प्रारंभ कब से माना जाता है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी 1931 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित रत्नाकर जी से बातचीत से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो दो, मतलब कि जब एक पैनल बैठा हो, 4-6 लोग बैठे हों, उससे वार्तालाप हो किसी 2 व्यक्तियों में, 4 व्यक्तियों में, 10 व्यक्तियों में, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। किसी के बारे में पूछें, ऐसे देखते रहें कि हाँ, जो एंकर्स वगैरह होते हैं या देखते नहीं कि टीवी वगैरह पे, तो वो सब क्या हो, एक प्रकार से वो कैसी शैली है? वह इंटरव्यू की शैली है, ठीक। अगला है 118 नंबर प्रश्न आपके सामने, सामने प्रश्न दिया हुआ है, इंटरव्यू के लिए हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग होता है? तो इंटरव्यू के लिए हिंदी में साक्षात्कार शब्दों का प्रयोग होता है, भेंट वार्ता हो गया, विशेष परिचर्चा हो गई, भेंट चर्चा हो गई, ये सारे के सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक, ध्यान रखेंगे। इंटरव्यू को आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, साक्षात्कार क्या है? तो इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। भेंट वार्ता किसे कहते हैं? इंटरव्यू को ही कहते हैं। विशेष परिचर्चा किसे कहते हैं? इंटरव्यू को ही कहते हैं। भेंट चर्चा किसे कहते हैं? इंटरव्यू को ही कहते हैं, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई, सारी बातें। तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के एक प्रकार से 1931 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित एक प्रकार से रत्नाकर जी थे और जो है बनारसी दास जी थे, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई और यहीं से मानते हैं कि आखिरकार जो है यहीं से शुरुआत इन्होंने माना कि उपन्यास की शुरुआत जो है यहीं से होती, साक्षात्कार की शुरुआत यहीं से होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 119 नंबर प्रश्न है कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का कौन सा इंटरव्यू आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो कौन सा है? जो अपना आदर्श बेच देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके पास, यह जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आप भी अपने पाठ्यक्रम को मिला लीजिएगा। इस प्रकार से आपने सारे मुद्दे को बड़ी ही आसानी से सारे मुद्दे को हमने आपको समझा दिया। यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम से पूछे आने हैं। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को लेकर के हमने बीच बीच में आपको सारी बातें बता दी। क्या सारी बातें आपके समझ में आई? आपसे एग्जाम से पूछेगा कि जेकर होए बजर का टाना, सो आवे विश्राम की शरणा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सी क्या है? आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक। ध्यान रखेंगे सारी बातें। तो ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हो रहे होंगे, सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आई तो फटाफट से चैट सेक्शन में एक बार सभी लोग बताने का प्रयास करें, हाँ सर जी सारी बातें समझ में आ गई, और वीडियो को शेयर कर दी सभी लोगों के पास। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।